स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए की पैकेजिंग के बारे में कि एक यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस में केंद्रक में उपस्थित होता है और केंद्रक में ये डीएनए क्रोमेटिन क्रोमोसोम इस रूप में व्यवस्थित रहता है। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की जो ये पैकेजिंग हो रही है ये क्यों जरूरी है, ये पैकेजिंग किस प्रकार होती है और ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो इस पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, आज के लेक्चर में इस पर हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के तीसरे पेपर का एक टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग। इस पहली स्लाइड में हम एक कंपैरिजन करेंगे कि यूकैरियोटिक में हम मानव का एग्जाम्पल लें, ह्यूमन का। तो एक तो हम बात करेंगे कि मानव में जो टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है, इसकी टोटल मात्रा की बात हम करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे न्यूक्लियस की साइज से, क्योंकि इस डीएनए को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है कोशिका के केंद्रक में। तो यहाँ पर इस स्लाइड में कुछ डाटा मैंने काम में लिए हैं। तो नंबर 1 की जो ह्यूमन जीनोम की हम बात कर रहे हैं, मानव के जीनोम की, ये अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁹ बेस पेयर, बीपी का मतलब है बेस पेयर, क्षार युग्म, यानी मानव का जीनोम लगभग 6 × 10⁹ बेस पेयर लंबा होता है। अगर हम वाटसन क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहां हमने ऐसा मेंशन किया था कि दो जो बेस पेयर है, दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके बीच में 0.34 नैनोमीटर का गैप होता है। तो डीएनए की लंबाई में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे और वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो बेसिकली बीडीएनए पर आधारित था, वो हमें बताता है कि दो न्यूक्लियोटाइड
के बीच का जो गैप है वो लगभग 0.34 नैनोमीटर का होता है। अगर हम इस गैप को मानकर चलें तो डीएनए की जो लंबाई आएगी नैनोमीटर में वो आ जाती है 2.04 इंटू 10⁹ नैनोमीटर। और अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मानव के जीनोम की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो 2 मीटर के आसपास, यानी प्रत्येक कोशिका में जो डीएनए है उसकी अप्रोक्सीमेटली लंबाई 2 मीटर के आसपास है। जबकि हम अगर न्यूक्लियस का व्यास देखें, डायमीटर देखें, तो वो मात्र 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा है। ये डायमीटर है उसका। यानी इतना लंबा डीएनए इतने छोटे केंद्रक में आसानी से व्यवस्थित नहीं हो सकता और इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होती है। इस स्लाइड में हम इसी बात पे फोकस करेंगे कि आखिर पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता क्या है। तो नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बिना पैकेजिंग के केंद्रक में डीएनए को इजीली फिट नहीं किया जा सकता। ये पहली स्लाइड से हमने कंपैरिजन करके देखा, मानव का उदाहरण लिया और बताया कि डीएनए की लंबाई तो ज़्यादा है और जिस केंद्रक के भीतर डीएनए को व्यवस्थित करना है उसका डायमीटर कम है। तो एक कारण तो ये हो गया कि बिना पैकेजिंग के डीएनए को न्यूक्लियस में, केंद्रक के अंदर इजीली फिट नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, प्रोकैरियोट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोकैरियोट में डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पर हमने बात की थी जब कंपैरिजन किया था प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो वहां हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, यानी केंद्र की ये झिल्ली जो होती है जिसे कैरियोथीका कहा जाता है वो नहीं है। इसलिए उनका डीएनए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और इस कारण वहाँ पर पैकेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट, आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत यूकैरियोट में हम देखते हैं कि वहाँ न्यूक्लियस है, केंद्रक है और डीएनए केंद्रक के भीतर है और इसलिए उससे वहाँ पर पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसी बात को मैंने फोकस किया है कि डीएनए की जो लेंथ है वो न्यूक्लियस की तुलना में ज़्यादा है और इसलिए पैकेजिंग जरूरी होती है। तो बिना पैकेजिंग के डीएनए को न्यूक्लियस के भीतर अरेंज नहीं किया जा सकता। जब हम ये पैकेजिंग करेंगे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की, तो इस पैकेजिंग के समय 4 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर है, यानी ये प्रोसेस एक
व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। और जब स्टेप बाय स्टेप डीएनए की पैकेजिंग करते हैं तो वहां पर 4 डिफरेंट ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 जो पहला ऑर्डर है उसका टाइटल दिया गया है न्यूक्लियोसोम, अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। जो सेकंड ऑर्डर है पैकेजिंग का उसका नाम दिया गया है सोलेनॉइड फाइबर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो थर्ड लेवल है पैकेजिंग का वो है क्रोमेटिड, और फाइनल जो ऑर्डर बनता है पैकेजिंग में इट इज क्रोमोसोम। तो जब डीएनए की पैकेजिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगी तो पहले न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनेगी, फिर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, फिर क्रोमेटिड स्ट्रक्चर बनेगी और फाइनली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन जाती है। अब 1 बाय 1 जो पैकेजिंग के ये ऑर्डर्स हैं इन पे हम बात करेंगे। तो पहला ऑर्डर है हमारा न्यूक्लियोसोम। तो जब भी डीएनए की पैकेजिंग एक यूकैरियोटिक सेल में होती है तो जो पहला लेवल है पैकेजिंग का, बेसिक लेवल जो है पैकेजिंग का, उसी का नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है न्यूक्लियोसोम में? न्यूक्लियोसोम बेसिकली एक तो हिस्टोन प्रोटीन है उससे बना होता है प्लस डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए इन दोनों के एसोसिएशन से, आपसी इंटरैक्शन से निर्माण हुआ है। यहां इस डायग्राम में हमने न्यूक्लियोसोम की एक स्ट्रक्चर को दिखाया है कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोसोम की। अगली स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे ये न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है। तो यहां हम बात करेंगे एक प्रोटीन की जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को जनरली डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। सो द हिस्टोन इज कॉमनली पॉपुलरली नोन एज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है ये न्यूक्लियोसोम के निर्माण में, डीएनए की पैकेजिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 प्रकार के हिस्टोन हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। तो इसमें से हम बात करेंगे H2A, H2B, H3 और H4। H1 को हमने पहले ही अलग कर दिया है, उसके बारे में बाद में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो H2A, H2B, H3 और H4 प्रत्येक प्रकार के हिस्टोन की 2-2 इकाइयां आपस में मिलती हैं और इस प्रकार एक हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है। ये आप इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर का बीच का बॉल बनाया है इट इज एक्चुअली ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन। और इसके निर्माण में H2A, H2B, H3 और H4 प्रत्येक प्रकार के हिस्टोन की 2-2 यूनिट, 2-2 इकाइयां सम्मिलित हुई हैं और इस प्रकार एक हिस्टोन के ऑक्टामर का निर्माण हुआ। और इस हिस्टोन के ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए का अणु व्रैप कुंडलित होगा
इसके चारों ओर लिपटा रहता है लगभग 1.25 बार, 1.75 टाइम, यानी 1.25 बार। 1 से ही 3/4 लिख सकते हो आप। इस ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा रहता है। डायग्राम में आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको मैं अब ब्लू कर रहा हूं, ये एक्चुअल में डीएनए मॉलिक्यूल हैं और वो इस हिस्टोन की ऑक्टामर के चारों ओर 1.25 बार लिपटा हुआ है, रैप किया हुआ है। तो इस प्रकार जो ये स्ट्रक्चर बनी, हिस्टोन का ऑक्टामर प्लस 1 से ही 3/4 बार या 1.75 टाइम, 1.25 बार जो डीएनए लिपटा हुआ है, इन दोनों ने मिलाकर ये निर्माण किया न्यूक्लियोसोम का। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इट इज न्यूक्लियोसोम। अब ऐसे ऐसे तो कई न्यूक्लियोसोम होंगे और ये आपस में मिलकर नेक्स्ट ऑर्डर की स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे और उस स्ट्रक्चर का नाम है सोलिनॉइड फाइबर। तो क्या होगा इसमें कि 31 नैनोमीटर मोटाई की स्ट्रक्चर है और इसमें हम कहते हैं कि कई सारे न्यूक्लियोसोम्स आपस में कॉइल्ड हैं, जुड़े हुए हैं और इस प्रकार एक सोलिनॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। सोलिनॉइड स्ट्रक्चर फिर कॉइलिंग करती हैं और एक 300 नैनोमीटर मोटाई की एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रोमेटिड के नाम से जाना जाता है। ये डीएनए की पैकेजिंग का नेक्स्ट लेवल है और यही क्रोमेटिड आगे चलकर और एक बार पैकेजिंग करता है और एक मोटी स्ट्रक्चर बनाता है जो 1400 नैनोमीटर के आसपास की, यानी 1000 नैनोमीटर से भी अधिक मोटी एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमने बात की कि जब डीएनए की पैकेजिंग होती है तो कंटिन्यूअसली जब हम फर्स्ट ऑर्डर से नेक्स्ट ऑर्डर, देन नेक्स्ट ऑर्डर, देन नेक्स्ट ऑर्डर तक आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि थिकनेस, मोटाई है वो बढ़ती है। डीएनए खुद एक 2 नैनोमीटर मोटाई की स्ट्रक्चर है, जबकि न्यूक्लियोसोम की मोटाई उससे ज़्यादा हो गई, सोलेनॉइड की मोटाई और ज़्यादा हो गई, क्रोमेटिड और मोटा है और फाइनली जो क्रोमोसोम बनता है उसके फाइबर्स और अधिक मोटे होते हैं। कंक्लूज के रूप में हम कंक्लूड अगर करें इसको निष्कर्ष के रूप में, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन देखें, यूकैरियोट के गुणसूत्र की संगठन संरचना को देखें तो वहाँ हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम, सोलिनॉइड, क्रोमेटिड, इस तरह के लेवल्स के बारे में, और ये सभी क्रोमोसोम की पैकेजिंग का एक हिस्सा है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपको समझ में आया होगा। हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो पैकेजिंग की जरूरत क्यों नहीं है, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो डीएनए की इस पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। पैकेजिंग में कौन से प्रोटीन काम में आते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात की। हिस्टोन के अलावा कुछ और प्रोटीन भी पैकेजिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं, वो NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।